गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पद्माकर के पद हैं। अर्थात जो ये पद हैं जिनकी व्याख्या आज हम पढ़ेंगे वो महाकवि पद्माकर द्वारा लिखे गए हैं। और उससे पहले हम पद्माकर का जीवन परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1733 में सागर में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। ठीक है। और इनके जो पिताजी थे वो भी कवि थे, और शायद इनके जो वंशज हैं वो कवि थे, इसीलिए इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गए। और इनका निधन सन 1833 में हुआ। पद्माकर की अगर रचनाएं देखें तो पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, हिम्मत, बहादुर, अनेक ऐसी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और कविराज शिरोमणि की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा में अपना काव्य रचा है, और अलंकारों की विविधता है। अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, बहुत सारे इन्होंने अनेकों अलंकारों का प्रयोग किया है। और भाषा भावना अनुकूल, शब्द चयन विषय अनुकूल है, और कवित्व छंद का इन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। ये रीतिकालीन कवि है और अपनी अधिकतर रचनाओं में प्रेम सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कविता का सार कुछ इस तरह से है। इसमें 3 कवित्व है, पद है। ठीक है। जिसमें पहले में उन्होंने वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन आता है। दूसरे पद में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। ठीक है। अर्थात गोपियों का वर्णन किया है कि वो गोपियां जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम उजागर करती हैं और उन्हीं के प्रेम में हमेशा डूबे रहना चाहती हैं। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेक को बरसते देखता है। ठीक है। और भांति कुंजन में कुंजरत भीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के हवे गए, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियाने, छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। अर्थात कि कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही जो लताओं और झाड़ियों में घूमते विचरते भूरों की गुंजार कुछ और ही प्रकार की हो गई है। ठीक है। कुंजन में गुजरन मतलब कि जो बगीचे में अब जो भौरे घूम रहे हैं तरह तरह की, उनकी गुंजार, उनका शोर अलग ही तरह का हो गया है। और जो आम की मंजरियां हैं, ठीक है, जो आम की मंजरियां हैं अब उनपे गुच्छे लटक आए हैं क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है, तो आम पर वो फल लद गए हैं। छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, और भांति बिहक समाज में आवाज होती। और कवि का तात्पर्य यहाँ क्या है कि बसंत ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति में एक विशेष प्रकार का निखार आ गया है। अर्थात कि कवि पद्माकर कहते हैं कि अब जो और भांति विहक समाज में आवाज होती, मतलब अब जो पक्षी है वो भी चहचहा के उड़ रहे हैं, और ऐसे ऋतुराज के नए आज दिन दबे गए, और ऐसे ऋतुराज के आ जाने पर जैसे दिन ही बदल गए हैं। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग और तन ओरे मन और बन हवे गए। ठीक है। कि इसमें ना केवल पक्षियों के, भंवरे के, और जो नवयुवक हैं जो कि गलियों में घूम रहे हैं, सजीले और सुंदर नवयुवक पर अलग प्रकार की छवि आ गई है। ये लाइन इस यहाँ रहेगी, छलिया छबीले छल। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पक्षी वाली लाइन की पक्षी जो है आकाश में वो उड़ रहे हैं, तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, और ऋतुराज के आ जाने से उनके दिन बदल गए हैं। और रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग और तन ओरे मन ओरे बन हवे गए। कि अतः सुंदर युवकों की छवि और भी आकर्षक प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भंवरों में, फूलों में, पत्तियों में अलग ही तरह का निखार आ गया है।
गोकुल के कुल के गले के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण ओगुन गने नहीं। इसमें कवि के अनुसार गोकुल क्षेत्र के ग्वालों की सभी गांवों की गली गली में होली का उल्लास इस तरह से छाया हुआ बताया गया है कि वहाँ सब इतने खुश हैं, वहाँ सब इतने होली के उत्साह में रंगे हुए हैं कि उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा। ठीक है कि कहे पद्माकर, पद्माकर कहते हैं कि पड़ोस से, पिछवाड़े से और द्वार द्वार तक दौड़ लगाते हुए, द्वारन के दौरे, द्वार द्वार तक दौड़ लगाते हुए, गुण गुण गने नहीं, लगाते हुए सब होली खेल रहे हैं। ना वो किसी के गुण देख रहे हैं, ना ही अवगुण देख रहे हैं, अर्थात एक समान सब मिलजुल कर होली खेल रहे हैं। तो लो चले तो चतुर सहेली आही कहूँ, नीके के निचोड़े ताही करत मने नहीं। कि कवि होली का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि कोई चंचल, कोई चतुर सखी अपनी सखी से कहती है कि वह रंग में भीगे हुए, ठीक है, कि वह होली खेलते हुए रंग में भीग गई है। ये लाइन यहाँ होगी कि हो तो शाम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरिया पे निचोरत बने नाही। कि वह शाम रंग में इस तरह से रंग गई है, भीग गई है कि अपने कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें निचोड़ते नहीं बनता, क्योंकि उसका मन अब उसके वश में नहीं रहा है और वह शाम रंग में पूरी तरह डूब चुकी है। नेक्स्ट पद है हमारा कि बोहरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कि कवि के अनुसार सावन में वन और झाड़ियों, यहाँ झाड़ियों आएगा, सॉरी, झाड़ियों लताओं के बीच घूमते हुए बोरों का गुंजार करना राग मल्हार में गीत गाने जैसा लग रहा है। ठीक है, राग कई तरह के होते हैं, मल्हार एक राग होता है। जो मोरे गुंजन में विहार कर रहे हैं, सावन में वन और झाड़ियों में लताओं के बीच में घूम रहे हैं, उनमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, उनकी आवाज ऐसी लग रही है मानो कि वो राग मल्हार में गीत गा रहे हों। ठीक है, कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा के प्रेम पूर्ण वातावरण में मुझे आत्म अभियान, मान सम्मान अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपना प्रियतम लगता है। मोरन को सोर घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लागत है। कि इस लाइन का अर्थ ये होगा, इस पंक्ति का, कि सावन में जो प्रेयसी का घमंड है, उससे रूठना भी प्राणों से प्यारा और मन को अच्छा लगने लगा है। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में, अर्थात इस सावन में जो है आनंददायक परिवेश में यदि प्रेयसी घमंड करते हुए रूठ भी जाए तो उसका बुरा नहीं लगता, बल्कि अब वह उसे अच्छा लगने लगा है। नहीं सर सावन में मेह बरसावन में, सावन में झूली वो सुहावन लगत है। उसका रूठना तो अच्छा लग ही रहा है, साथ ही साथ उसका सावन में झूला झूलना, इस सुहाने मौसम में उसका बातें करना, उसका रूठना मनाना, वो सब कुछ अब वो उसे लेखक को, सॉरी, उसके प्रियतम को बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले पद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो बसंत ऋतु का यहाँ वर्णन मिलता है हमें। और इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बगीचे में भंवरों का समूह बढ़ जाता है और बगीचों में विभिन्न रंगों के फूल खिलने लगे हैं। आम के वृक्षों पर बोर लग गई है। नवयुवक भी इसके रंग में रंग गए हैं और पक्षी के समूह शोर मचाने लगते हैं। और बसंत के आगमन से राग, रस, रीति, रंग इत्यादि में बदलाव आ जाता है। ओरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? तो पद्माकर ने अपने इस कवित्व में ओरे शब्द की आवृत्ति की है। इसकी बार बार आवृत्ति मतलब बार बार आना उस शब्द का, उनके कवित्व में विशिष्टता के गुण का समावेश किया है। अर्थात कि बसंत ऋतु की जो सौंदर्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से उन्होंने लिखा है, बताया है। और शायद प्रकृति तथा लोगों में बसंत ऋतु के आने पर जो चमत्कारी बदलाव हुआ है, इस शब्द के माध्यम से वो हमें देखने में, समझने में
ज्यादा हम सफल हुए हैं और कवि सफल हुआ है। ठीक है। पद्माकर के काव्य में अनुप्रास अलंकार बहुत जगह प्रयोग हुआ है। उक्त कथन को प्रथम पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि भीर भौर में छलिया छबीले छैल और छवि छबे गए, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है। अर्थात एक गोपियां जो है वो बिना किसी भेदभाव के एक समान होकर होली खेलती हैं। द्वार द्वार पे गलियों में से एक दूसरे को बुलाते हैं और एक गोपी श्री कृष्ण के प्रेम रंग में ऐसी डूब गई है कि वह उसके कपड़े पूरे भीग गए हैं, लेकिन वह फिर भी उनसे निचोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसके अंदर अब वो श्याम रंग चढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी क्यों श्याम रंग में डूबकर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रेम का रंग है, वह इसे हटाना नहीं चाहती। इसको निचोड़ देगी तो वह रंग निकल जाएगा। वह इससे स्वयं को अलग नहीं करना चाहती क्योंकि उसका उससे अलग हो जाना श्री कृष्ण से अलग हो जाएगा, तो वह ये काम नहीं करना चाहती। पद्माकर ने किस तरह की भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य की ओर को और अधिक बढ़ाया है। एक तो उनकी भाषा शिल्प में वो माहिर थे, उन्होंने ब्रिज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, लेकिन साथ ही साथ उनकी भाषा जो है वो सरल तथा सहज है, पाठकों को बहुत अच्छे से समझ आती है। और उन्होंने सूक्ष्म अनुभूतियों को दिखाने के लिए लाक्षणिक शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया है नीचे, ओरे ओरे शब्द की पुनरावृत्ति चमत्कार उत्पन्न कर देती है कि बार बार ओरे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अनुप्रास के प्रयोग के जो ध्वनि चित्र बने हैं वो अद्भुत है, जैसे छलिया छबीले छैल ओरे, गोकुल के गुल के गली के गोप गाउन के। ठीक है। तो इसमें छ कै तथा ग वर्ण के प्रयोग ने रचना को प्रभावशाली बना दिया है और एक चित्रात्मकता शैली हमें देखने को मिलती है कि मानो जैसे वो होली का दृश्य हमारी आंखों के सामने ही चल रहा है और हम भी उस होली के रंग में, श्याम रंग में डूब गए हैं। ठीक है। तीसरे पद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सावन ऋतु में क्या होता है कि बगीचे में भंवरों का स्वर फैल जाता है। भंवरे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहते हैं और उनका गीत ऐसा लगता है मानो वो मल्हार राग गा रहे हो। इस ऋतु में जो एक प्रियतमा का अपने प्रेमी से रूठना मनाना वो सब चलता रहता है। और झूले झूलने की भी सर्वोत्तम यह ऋतु है। पेड़ों पर झूले डल जाते हैं, सब झूलते हैं इकट्ठे होकर और मोर की ध्वनियां जो है वो हिंडोलों की छवि से लगती है। मतलब मोर भी खुश होकर आवाजें निकालते हैं और नाचते रहते हैं। गुमनाहू के मानहू में क्या भाव सौंदर्य छिपा है। इसमें यह भाव सौंदर्य है कि वर्षा ऋतु में प्रेम में जब प्रेमी का रूठना भी अच्छा लगता है, तो प्राय जब प्रियतम रूठ जाता है तो निश्चय अहंकार वश मनाता नहीं है। लेकिन वर्षा ऋतु में जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से रूठ जाता है तो उसका रूठना मनाना वो एक आनंद प्रदान करता है, वो एक अच्छा महसूस कराता है किसी प्रेमी को। ठीक है। तो जो ये हमारे आगे 3 व्याख्या हैं, ये तीनों व्याख्या उसी तरह लिखी जाएंगी जिस प्रकार आपने इन तीनों व्याख्याओं का वर्णन किया है। अभी हमने तीनों पदों का वर्णन किया है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही लिखी जाएंगी। सिर्फ ये प्रसंग आप लिख सकते हैं। ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पद, ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।